Hello everyone, I am Shreya welcoming you to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our very new chapter that is Environmental Chemistry. प्यारे बच्चे, Environmental Chemistry हमारे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 है और जिसको कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। गाइस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे एंड लास्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन लेयर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आने वाले सेशन में हम लोग वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड ग्रीन केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चे, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपने सेशन की तरफ चलते हैं और आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। व्हाट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री गाइज? चलो पढ़ते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जो हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ये आपकी साइंस की एक ब्रांच है विच डील विद द केमिकल चेंजेस इन इन्वायरमेंट, जो कि आपके वातावरण में होने वाले रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस पर डील करती है। यानी जो आपके इन्वायरमेंट में एक्टिविटीज होते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, उनको स्टडी करने वाली साइंस हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। इट इंक्लूड्स अवर सराउंडिंग्स एज एयर, वाटर, सोयल, फॉरेस्ट etc। और इस पूरे इन्वायरमेंट में हमारी इस स्टडी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती है? तो गाइस हमेशा ध्यान रखना, वाटर, एयर, सोयल, फॉरेस्ट, ये ओशियंस, ये सभी आपके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है गाइस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। क्या होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन? इट इज द इफेक्ट इन ऑफ अनडिजायरेबल चेंज इन अवर सराउंडिंग। जब हमारे वातावरण में अनडिजायरेबल, जो नॉन रिक्वायर्ड चेंज आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आपका इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो कि ज़रूरत नहीं है और बट फिर भी हो रहे हैं, है ना, और वो इफेक्ट्स, वो अनडिजायरेबल चेंजेस प्लांट्स पर, ह्यूमन पर, बिल्डिंग्स पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर इफेक्ट डाल रहे हैं, तो गाइस ऐसे चेंजेस को, ऐसे इफेक्ट को हम लोग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है बच्चे पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस, वो पार्टिकल, वो मैटर, वो कंटेंट जो कि आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, उस पार्टिकल को, उस कंटेंट को, उस सब्सटेंस को हम पोल्यूटेंट कहते हैं। ये एक सिंपल लैंग्वेज हो गई। अब इसके ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सब्सटेंस व्हिच कॉजेस पोल्यूशन इज नोन एज पोल्यूटेंट, है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पोल्यूटेंट कैन बी सॉलिड। प्यारे बच्चे, जो हमारे पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट को हिंदी में हम कहते हैं प्रदूषक। क्या कहते हैं? प्रदूषक। और प्रदूषक कैसे कैसे हो सकते हैं गाइस? प्रदूषक हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, और गैसियस सब्सटेंस में भी हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, और ये आपके हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। इट कैन बी प्रोड्यूस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल हैपनिंग्स। और ये आपके कब प्रोड्यूस होते हैं? जब आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं या फिर कुछ आपके नेचुरल ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाए जिसके थ्रू आपका पॉल्यूटेंट क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखती हूँ। जैसे कि मान लो पेड़ों का कट्टा, इंसान काम कर रहा है ना, ये हमारे ह्यूमन ने किया। ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी होगी? पेड़ों को काट दिया, या फिर साफ पानी में गंदा कूड़ा डाल दिया, तो ये क्या कर रहे हैं? ये सब आपके पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, यानी कि पॉल्यूटेंट ऐड हो रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की अब बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, ध्यान है ना आपको, भूकंप आया था, कितना त्रासदी आई थी उस टाइम केदारनाथ में। इसी तरीके से सुनामी आ जाए तो क्या होगा? ये सब आपके नेचुरल एक्टिविटीज है जिसके थ्रू आपका पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइस। अब हमारा आ गया एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर का पहला पॉइंट है हमारा ट्रोटोस्फेयर। व्हाट इज ट्रोटोस्फेयर? इन्वायरमेंटल में ट्रोटोस्फेयर होता है। क्या है ट्रोटोस्फेयर? देखो, हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे लोअर रेंज, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा होता है? जस्ट लाइक अ बलून, है ना, और इस बलून का जो सबसे नीचे वाला एरिया होता है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर।
ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, in which human being along with other organism live are called troposphere, जिसमें आपके ह्यूमन बींग्स रहते हैं, इंसान रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो एरिया आपका ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, जिसमें कि हम सभी लोग रहते हैं। उस एरिया को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। It extend to the height of about 10 किलोमीटर्स, और इसकी जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी हाइट कितनी होती है गाइस? हमेशा ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेयर आपका 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, आपके समुद्र तल से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक का एरिया हमारा ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। इट कॉन्टेन एयर, वाटर वेपर, क्लाउड्स etc, और ये क्या रखते हैं गाइस? ये अपनी ये हवा रखते हैं, वाटर वेपर मतलब वाष्प रखते हैं, और क्लाउड्स बादल रखते हैं, बादल, वाटर वेपर और एयर, ये जिस एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं गाइस? उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, the pollution in this region is caused by some poisonous gas like smoke, fumes और smog etc। ये जो आपका पॉल्यूशन है रीजन में, लाइक जैसे कि आपका स्मोक हो गया, सिगरेट का धुआं है, ये क्या कर रहा है? ये भी तो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। या फिर आपने खेतों में आग जला ली, या फिर घर पे आग जला ली, लकड़ियों को जलाया, तो क्या हुआ? आपके कुछ पॉइजनस गैसेस एग्जिबिट हुई, जो कि आपके इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही है। तो कुल मिला के इस टाइप का जो भी रीजन आपका कॉज हो रहा है वो किस पार्ट में हो रहा है? हमेशा ध्यान रखना, इन्वायरमेंट के ट्रोपोस्फेयर एरिया में आपके एयर पॉल्यूशन का एग्जिबिशन हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है गाइस स्ट्रेटोस्फेयर। व्हाट इज स्ट्रेटोस्फेयर? इट एक्सटेंडेड फ्रॉम हाइट ऑफ 10 to 15 किलोमीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन एंड सम अदर गैसेस सब्सटेंस प्रेजेंट इन दिस रीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन। जो आपका ओजोन है और उसके जो अनदर गैसेस हैं, अनदर जो गैसेस सब्सटेंस हैं, वो आपके कहाँ रिप्रेजेंट होते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। देखो क्या क्या चीज़ें पता चली कि जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है? पहली चीज़ है आपकी ओजोन लेयर होती है। क्या होती है? ओजोन लेयर होती है। कुछ गैसेस होती हैं, है ना, सम अदर गैसेस होती हैं। अदर गैसेस किस में होती हैं गाइज? ये सारी आपके स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। अब देखो ट्रोपोस्फेयर का भी देख लो। ट्रोपोस्फेयर में क्या था? फिर कंपेयर करते हुए चलेंगे तो याद रहेंगी चीजें। प्यारे बच्चे, ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या चीज थी? हम ह्यूमन बींग्स, है ना, और आपके प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ये किस में थे गाइस? ये आपके ट्रोपोस्फेयर में थे, ध्यान रहेगा। और इसका जो हाइट था वो कितना था? अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो ये कितना था? 10 किलोमीटर अबव सी लेवल, अबव दी सी लेवल से 10 किलोमीटर ऊपर था। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब जब हमने बात करी स्ट्रेटोस्फेयर की तो इसकी हाइट कितनी थी? तो गाइस इसकी हाइट थी आपकी 10 से लेकर 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। व्हाट इज ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन? Pollution in the region is caused by the presence of undesirable gaseous particle like oxide of sulfur, nitrogen and carbon, hydrocarbon belong with the solid particle like dust, mist, fume, smoke etc। क्या है ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन? चलो इसको समझ लेते हैं। देखो ट्रोपोस्फेयर जिसमें कि आपका इन्वायरमेंट में हम सभी पाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग, अदर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो आपका ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। अब उसमें होने वाला पोल्यूशन
आपका क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन कहलाता है। गाइज ये जो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन है इसका कारण क्या है? देखो हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल गैस पार्टिकल। अगर आपके ट्रोपोस्फेयर में अनडिजायरेबल गैस पार्टिकल आ जाते हैं तो ये आपके ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर सल्फर के ऑक्साइड आ जाते हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सभी आपके ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका डस्ट हो गया, मिस्ट हो गया, फ्यूम हो गया या फिर स्मॉग हो गया, तो ये सब क्या है? ये आपके ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अब बात आती है कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गाइस आते कहाँ से हैं? तो दीज आर प्रोड्यूस व्हेन, कब प्रोड्यूस होते हैं? जब आपका कोल कंटेनिंग सल्फर बर्न किया जाता है। जब आपका कोल कंटेनिंग सल्फर यानी जो आपका कोल होता है जिसमें वो सल्फर आपका बर्न किया जाता है तो फिर आपका सल्फर के ऑक्साइड आते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो भी आपके सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? सॉरी। नेक्स्ट देखो अब रिएक्शन। गाइस देखो सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई तो आपका क्या बना? SO2 बना। अब ये SO2 जब हाफ O2 से यानी इनोसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो आपका SO3 बनेगा। गाइस ये SO3 जब वाटर के संपर्क में आएगा, वाटर के साथ मिक्स होगा तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा यानी H2SO4 बनाएगा। अब देख लेते हैं कि जो हमारे सल्फर के ऑक्साइड है वो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। तो पहला है इट इज पॉइजनस टू बोथ एनिमल एंड प्लांट। ये आपके एनिमल और प्लांट दोनों के लिए हार्मफुल होता है। अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2, SO2 का जब कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है मे कॉज रेस्पिरेटरी डिसीज, तो ये आपके रेस्पिरेटरी डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपका अस्थमा हो गया, ब्रोंचिस हो गया, ठीक है, जाइमा हो गया या फिर आपके ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, श्वसन से रिलेटेड अनदर कोई भी अगर आपकी बीमारी है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सल्फर। इट इज कॉज्ड इरिटेशन ऑफ आईज, आंखों में इरिटेशन अगर आ रही है तो उसका रीजन भी सल्फर के ऑक्साइड है, रिजल्टिंग इन टेयर्स एंड रेडनेस, और उसकी वजह से आंखों में रेडनेस या फिर कभी कभी आंसू भी निकलते हैं। नेक्स्ट देखो रिएक्शन, देखो जब SO2 की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस से हो रही है तो गाइज आपका SO3 आ रहा है। ठीक है, O3 and H2O2 also promote this reaction। आपका ओजोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है? इस रिएक्शन को प्रमोट करता है। कैसे? जब SO2 की रिएक्शन O3 से होती है तो गाइज आपका SO3 और O2 आता है। क्या बनता है? आपका SO3 और O2 आता है। इसी तरीके से जब SO2 की रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से होती है तो गाइज बनने वाला आपका प्रोडक्ट एसिड होगा यानी H2SO4 होगा। फोर्थ देखो, इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन लीड टू द स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स। गाइज जब आपके लेड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है यानी, ठीक है ना, या फिर इसके ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो क्या होता है? आपका जो फ्लावर बड्स है उनके लिए ये स्टिफनेस क्रिएट करता है। क्लियर? नेक्स्ट है पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एयर। जो आपके पर्टिकुलेट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं, कैन कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, और ये क्या कर सकते हैं? सल्फर ट्राईऑक्साइड के फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों? सल्फर डाइऑक्साइड से कैटेलाइज करके सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। What is oxide of nitrogen? Main oxide of nitrogen are nitric oxide। जो आपके नाइट्रोजन के मेन ऑक्साइड है वो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। वहीं पर अगर मेन रिसोर्स की बात करें तो लाइटनिंग डिस्चार्ज रिजल्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ N2। जो आपकी लाइट है, लाइटनिंग डिस्चार्ज जब होती है यानी कहना चाहिए बिजली जब कड़कती है तो क्या होता है? आपके N2 और O2 का कॉम्बिनेशन होता है यानी कि आपका NO नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पॉइंट देखो गाइस, सेकेंड पॉइंट आपका क्या कह रहा है? कंबस्टन ऑफ गैसोलिन। अगर आपके गैसोलिन का कंबस्टन हो रहा है इन ऑटोमोबाइल्स तो क्या होगा? बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड कोल, या फिर सीधे शब्दों में बोलें कि अगर आपके गैसोलिन का कंबस्टन हुआ
कैसे होता है गैसोलीन कंबस्टन? जब आपके व्हीकल्स चलते हैं, गाड़ियां चलती है, डीजल पेट्रोल की गाड़ियां चलती हैं, तो क्या होगा? गैसोलीन का कंबस्टन होगा। और जब गैसोलीन का कंबस्टन होगा तो क्या होगा? हाइड्रोकार्बन या फिर कोल का आपका एग्जीबिशन होगा, यानी कि बहुत सारे धुआं जो निकलेगा जिसका जो रिस्पॉन्सिबल करेगा हाइड्रोकार्बन्स के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड इट सेल्फ इज नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन बींग। जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है वो खुद तो ह्यूमन बींग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट गाइज ये बहुत अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये आसानी से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ये ह्यूमन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है वो आपकी टॉक्सिक होती है, पॉइजनस गैस है, और यस अगर आप पॉइजनस गैस को ब्रीथ करोगे तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। These effects are as follows, और इसके इफेक्ट्स क्या है? इट रिएक्ट विद ओजोन, जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में, एंड दस डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ ओजोन। तो आपकी जो ओजोन लेयर है उसको वो उससे रिएक्ट करके उसकी डेंसिटी को कम करता है। नेक्स्ट, इट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र को भी इफेक्ट करता है। क्लियर? एंड डैमेज द लंग, और आपके लंग को डैमेज करता है। नेक्स्ट है हायर कंसंट्रेशन ऑफ NO2। NO2 का हायर कंसंट्रेशन जो आपके पेड़ों की पत्तियां होती हैं उनको डैमेज करता है। रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया को में कमी लाता है, रिटार्ड करता है, धीमी करता है। इट कॉजेज क्रैक इन रबर, और ये आपके जो रबर होती है उनमें क्रैकिंग्स लाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आल्सो हार्मफुल इन वेरियस टेक्सटाइल, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे टेक्सटाइल यानी फाइबर्स के लिए भी हार्मफुल होती है, और बहुत से मेटल्स के लिए भी यह हार्मफुल होती है। नेक्स्ट है गाइस हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये हार्मफुल है, चलिए इसको देख लेते हैं। इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फॉसिल फॉयल, जब आपके फॉसिल फॉयल का आपके कहना चाहिए ईंधन का जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, आधा जला हुआ ईंधन होता है, किसमें? इंडस्ट्री में या फिर थर्मल पावर में, तो क्या होता है? ये आपके प्लांट के लिए बहुत हानिकारक होता है, ह्यूमंस के लिए हानिकारक होता है। एंड द एग्जॉस्ट ऑटोमोबाइल, और ये आपके जब आपका प्रॉपर हाइड्रोकार्बन प्रॉपर कंबस्ट नहीं हो पाता किसमें? ऑटोमोबाइल्स में भी, तो ये आपके हाइड्रोकार्बन्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, और जो कि आपके पॉल्यूशन का कारण बनता है। नेक्स्ट है कि अब हाइड्रोकार्बन से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है। तो गाइज ये आपके कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। नंबर 2, मीथेन इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, जो आपके ऑटोमोबाइल्स है या फिर फॉसिल फॉयल है उससे निकलने वाली मीथेन गैस है वो आपके ग्रीन हाउस गैस होती है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दे हार्म प्लांट, ये प्लांट को हार्म करती है इन वेरियस भी बहुत सारे तरीके से, एंड ब्रेक डाउन इट्स टिश्यू, और ये पेड़ों के टिश्यूज को और पत्तियों को भी भद्दा करती है। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। गाइस कार्बन के ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर बाय वॉल्यूम, हमारे एयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। वहीं पर अगर मेजर सोर्स की बात करें तो गाइस फॉसिल फॉयल के जलाने पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जब सीमेंट को बनाया जाता है तो लाइमस्टोन के डिकम्पोजिशन से भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। एंड थर्ड है इमिटेड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फोर्थ है CO2 रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, किससे? बाय द रेस्पिरेशन। जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन में क्या होता है, हमारा CO2 बाहर निकलती है और ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, राइट। नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट।
हार्मफुल इफेक्ट इससे क्या होता है कि गाइस डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फॉयल इंक्रीजेस द CO2। अगर आप ईंधन को जला रहे हो, पेड़ों को काट रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, है ना, विच मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है गाइस कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड? देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये क्या है? ये एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। और मेन सोर्स की अगर बात करें तो गाइस ये आपके ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट होती है। जब आपके कोल का इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है या फिर लकड़ी जलाई जाती है या फिर पेट्रोल आपका जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है या फिर प्रोड्यूस होती है। थर्ड है बाय द डिसोसिएशन ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के डिसोसिएशन से भी हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कब? एट हाई टेम्परेचर। क्लियर? नेक्स्ट है, अब गाइस कार्बन मोनोऑक्साइड का हार्मफुल इफेक्ट क्या है? ध्यान रखना कि ये आपके हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है और जब हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि गाइस बहुत स्टेबल होती है। किसमें स्टेबल होती है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स में बहुत स्टेबल होती है। नेक्स्ट है इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड व्हेन इट रीचेस 3 और 4%। जब ये जो उसका ब्लड में जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है, किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये जब 3 से 4% पहुंच जाता है तो ऑक्सीजन आपकी ब्लड आपके ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। जो आपका ब्लड ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है उसकी परसेंटेज में कमी आ जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि आपके सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, आपको हेडेक होगा, सर दर्द होगा, है ना, वीकनेस आएगी या फिर आपकी आईसाइट वीक हो जाएगी, नर्वस सिस्टम में वीकनेस आपको फील होगी। तो ये सब कब होता है? जब आपके दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और ये कब होता है कि आपके दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है? जब आपका ब्लड प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। इट हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट। ये आपके प्लांट्स पर हार्मफुल इफेक्ट देता है व्हेन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज 100 ppm। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 100 ppm या फिर इससे भी ज़्यादा हो जाता है तो ये पेड़ों के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। नेक्स्ट है गाइस ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? गाइस पहले इसको समझ लो ऐसे करके। हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ना, वातावरण जो होता है वो एक बलून की तरह होता है जो कि सरफेस से बंधा होता है। अब एक चीज़ समझो, जैसे मान लो आपने कोई एक्टिविटी करी, तो ऐसी एक्टिविटी मान लो करी जिसमें से आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ठीक है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो कहना चाहिए इक्विलिब्रियम या फिर न्यूट्रलाइज करने वाला जो टर्म है वो आपका नहीं है। जैसे कि मान लो आपने पेड़ काट दिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो इनहेल होगी नहीं, इंसान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले जा रहा है बट उसको इनहेल कोई कर ही नहीं रहा, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब ये तो बलून है ना, इसके ऊपर एक लेयर है ओजोन की, ठीक है। अब समझो मान लो यहाँ पर खेतों में काम हो रहा है, कुछ भी ह्यूमन एक्टिविटी ट्रोपोस्फेयर में हो रही है, तो इससे जो निकलने वाली गैसेस है वो इसमें भरती जा रही है। क्यों भरती जा रही है? क्योंकि ये बाहर नहीं जा पा रही है ना। बाहर क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि जो आपके हैवी पार्टिकल है उन्होंने इस इन्वायरमेंट वाली जो छतरी है ना, ये जो जाल है ना, उसके छोटे छोटे जालों को ब्लॉक कर दिया है। अब जब ये जाल आपके पॉल्यूटेंट से ब्लॉक हो गए हैं तो जो आपकी हवा जो है यानी जो आपकी पॉइजनस गैसेस है वो इन्वायरमेंट के बाहर जा नहीं पा रही है। अब जब इन्वायरमेंट के बाहर नहीं जा पा रही है तो ये आपका जो बलून है, इन्वायरमेंट टाइप जो बलून है, वो हीट करने लगेगा। और यस गाइस, जब ये हीट करेगा तो इसे ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? और इसे ही हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है गाइस, some gases like carbon dioxide, methane, ozone, water vapor, CFC have capacity to trap
सम हीट रेडिएशन। जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, वाटर है, CFC है, इन सभी में हीट को ट्रैप करने की कैपेसिटी होती है, हीट को रोकने की कैपेसिटी होती है। डेट आर रिलीज फ्रॉम अर्थ और फ्रॉम सन, और ये आपके अर्थ से और सन से रिलीज हो सकती है। क्लियर? दीज गैसेज आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। गाइज ये गैसेज आपके ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं एंड इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इनका जो इफेक्ट होता है जो कि इन्वायरमेंट को गर्म कर देता है, इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए लीड करता है। गाइज अब देख लेते हैं कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस देती है। तो पहला है इट लीड मेल्टिंग ऑफ पोलर आई कैप्स। ये हमारे आई कैप्स को, पोलर आई कैप्स को मेल्ट कर देती हैं। क्लियर? यानी कहना चाहिए कि आपका स्नो का ज्यादा मेल्ट होना। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लूडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। ये आपके लो लाइंग एरियाज में फ्लड करती है ओवर द अर्थ। ठीक है, जिससे कि आपका जो जब आपके कहना चाहिए आई कैप पिघलेंगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्लड आएगा ना, बहुत ज्यादा बहाव आएगा, राइट? वही चीज। नेक्स्ट है ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजिंग द इंसिडेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। जो आपके अगर आपका ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शियस डिसीज बढ़ेगी, जैसे कि आपका डेंगू है, मलेरिया है, येलो फीवर है, स्लीपिंग सिकनेस है, ये सभी आपकी बढ़ने लगेंगी। तो गाइस चलो रिएक्शंस देखते हैं अब एसिड रेन के लिए। तो क्या है एसिड रेन? When the pH of water level drop below the 5.6, जब आपके रेन वाटर का pH 5.6 से नीचे चला जाता है तो गाइज इसे हम एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। नॉर्मल रेन इज स्लाइटली एसिडिक। जो आपके नॉर्मल रेन्स होती हैं वो स्लाइटली एसिडिक होती हैं। और क्यों होती हैं? क्योंकि गाइज आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिल जाती है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर, अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें, सल्फर की ऑक्साइड की बात करें, तो ये रिलीज होकर फॉसिल फॉइल, ये आपके फॉसिल फॉइल के थ्रू का डिसॉल्व हो जाती है। मतलब जो आपके ऑक्साइड से नाइट्रोजन की और सल्फर की, ये क्या करते हैं, ये आते कहाँ से हैं? ये फॉसिल फॉइल से आ रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, ये एसिड रेन में मिक्स हो जाएंगे, उस पानी में मिक्स हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ये आपका जो नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर को पॉल्यूट कर देगा। नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन पर इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है? इट हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ट्रीज। ये आपके पेड़ों पर, पेड़ पौधों पर हार्मफुल इफेक्ट डालता है। इट डिसॉल्व एंड वॉशेज अवे न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू द ग्रोथ। और ये आपके न्यूट्रिएंट्स को मतलब अगर हम बात करें आपके न्यूट्रिएंट्स की, तो ये डिसॉल्व हो जाता है पानी में और साथ में न्यूट्रिएंट्स में भी डिसॉल्व हो जाता है, जो कि आपके ग्रोथ के साथ पेड़ों को जा रहा था। इट हैज वेरी बैड इफेक्ट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। और ये अपने इकोसिस्टम पे भी बहुत बड़ा निगेटिव इफेक्ट डालता है। अब समझो जरा जैसे आपके पानी आपका पॉइजनस हो गया, पानी में बहुत सारे नाइट्रोजन के या फिर सल्फर के ऑक्साइड मिल गए, तो ये जो उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए भी तो नुकसान देंगे ना। क्लियर? पॉइंट देखो, एसिड रेन डैमेजेस बिल्डिंग। जो आपकी एसिड रेन होती हैं ये बिल्डिंग को डैमेज करती हैं एंड अदर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन। जो कि आपके स्टोन की बनी हुई कोई अगर मूर्ति है या फिर कोई बिल्डिंग है उनको डैमेज करती हैं। जैसे कि ताजमहल इन इंडिया हैज बीन अफेक्टेड बाय एसिड रेन। ताजमहल पीला पड़ गया, क्यों पड़ गया? बिकॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड ने संगमरमर से रिएक्शन कर ली है। कौन सी रिएक्शन? CaCO3 जब आपका H2SO4 पड़ा तो आपका क्या हुआ? CaSO3 H2O और CO2 बना, यानी कि आपका जो संगमरमर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? CaSO3 में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट यानी वेरिएबल पार्टिकल्स। पार्टिकुलेट्स क्या है? वेरिएबल पार्टिकुलेट्स। गाइस दे आर मिनट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर डिस्पर्स्ड इन द एटमॉस्फेयर। ये आपके मिनट लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ देर के लिए जो क्षणिक जीवित रहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है जो कि इन्वायरमेंट में डिस्पर्स होते हैं। जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, मॉल्ट्स हो गया, एल्गाई हो गया, तो ये सब क्या करते हैं? ये आपके पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है नॉन वेरिएबल पार्टिकुलेट्स। व्हाट इज नॉन वेरिएबल पार्टिकुलेट्स? सॉरी, नॉन वेरिएबल पार्टिकुलेट्स। नॉन वेरिएबल पार्टिकुलेट्स की बात हो रही है, जैसे कि आपका है स्मोक।
देखो स्मोक का मतलब क्या है गाइस, ये आपका मिक्सचर होता है किसका, सॉलिड और लिक्विड का, है ना। सॉलिड लिक्विड पार्टिकल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, स्मोक बनाते हैं। और ये गाइस कब बनता है, जब आपका कंबस्टन होता है ना, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का अगर आप कंबस्टन करोगे तो स्मोक मिलता है। एग्जांपल के लिए जैसे सिगरेट का स्मोक, है ना, स्मोक ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल, अगर आप ईंधन को जला रहे हो तो उसका स्मोक, ये आपका एक नॉन वेएबल पार्टिकुलेट है। नेक्स्ट देखो डस्ट, कंपोज ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल, अगर आपके फाइन सॉलिड पार्टिकल बनते हैं ओवर 2 ग्राम इन डायमीटर तो क्या होगा, इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्रशिंग, तो ये आपके क्रशिंग पर, ग्राइंडिंग पर या फिर एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप क्रश करोगे, ग्राइंड करोगे, है ना, तो क्या होगा, आपके डस्ट क्रिएट होगी, है ना, डस्ट डेवलप होगी। नेक्स्ट है मिस्ट, दीज आर प्रोड्यूस ड्यू टू स्प्रे ऑफ लिक्विड, ये आपके क्यों प्रोड्यूस होते हैं, ड्यू टू स्प्रे ऑफ लिक्विड। जैसे कि आपका हार्बिक, है ना, क्या है, हार्बिसाइड्स, हार्बिसाइड्स मतलब फसल, ठीक है। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स मतलब जो आपके कहना चाहिए हिंदी में इसको बोलेंगे कीटाणुनाशक, ठीक है। ओवर द प्लांट, जो आपके प्लांट्स में हर्बिसाइड्स को, पेस्टिसाइड्स को यूज किया जाता है, ये आपके मिस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो मिस्ट होती हैं गाइस, आपके एयर में एक फोम की तरह घूमती रहती है, एक छोटे छोटे बूंदों की तरह घूमती रहती है। नेक्स्ट है फ्यूम्स, they are generally released in the atmosphere by the meteorological operation, by meteorological operation से ये environment में fumes घूमती रहती हैं और बहुत सारी chemical reactions देती हैं। क्या करती हैं, बहुत सारी chemical reactions देती हैं। next है guys harmful effect of particulate pollutant, particulate pollutant का harmful effect क्या है, तो guys इसको देखो जरा, fine particle less than 5 माइक्रोन, 5 माइक्रोन से कम के जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, पेनिट्रेट होते हैं लंग में, ठीक है। और इनहेलेशन ऑफ सच पार्टिकल कैन लीड टू द सीरियस लंग डिसीज, ये आपकी अगर इसको इनहेल कर लोगे तो क्या होगा, लंग डिसीज होंगी, जैसे कि आपका लंग कैंसर। क्लियर। नेक्स्ट है सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ बिगर साइज, बड़े साइज के जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो हिंडर हो सकते हैं, है ना, द सन रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, ठीक है। कैसे हिंडर हो सकते हैं, आपके जो आपके सनलाइट है उसके द्वारा। दिस कैन लोअर द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, और ये एनवायरनमेंट के, पृथ्वी के टेम्परेचर को लोअर कर सकते हैं। कैन मेक वेदर फॉगी, और जिसकी वजह से जो आपका वेदर है, एनवायरनमेंट है, वो फॉगी शो होने लगता है। अब देखो रिएक्शंस स्मोक के लिए, गाइस स्मोक क्या है, इट इज द कॉमन फॉर्म ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, ये आपके एयर पॉल्यूटेंट की एक कॉमन फॉर्म होती है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉग एंड फॉग, जो कि आपके स्मॉग और फॉग का कॉमन कॉम्बिनेशन होता है। सम स्मॉग एग्जिस्ट इन 2 टाइप्स। अब देखो स्मॉग हमारी 2 तरीके की होती है, पहला है क्लासिकल फॉग। गाइस क्या होती है क्लासिकल फॉग, देखो जब बात क्लासिकल फॉग की आती है मतलब ये हुआ कि आपके क्लाइमेट से इनबिल्ट हो रही है, ठीक है ना, अकर इन कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्लियर, देखा क्या हो रहा है, अकर इन कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट, जैसे कि जो कि क्या क्या रख रहा है, स्मॉग रख रहा है, फॉग रख रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड रख रहा है, तो दीज आर क्लासिकल स्मॉग। एंड गाइज ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका रिड्यूसिंग स्मॉग कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका रिड्यूसिंग स्मॉग कहलाता है। चलो रिएक्शन देख लेते हैं। जब NO2 की HNO के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो आपका NO और साथ में इनोसेंट ऑक्सीजन बनता है। क्लियर। हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद द O2 गैस, अगर आपका ये ऑक्सीजन एटम एयर के साथ कंबाइन करता है तो आपका ओजोन बनाता है। देखो जरा, ऑक्सीजन ने क्या किया, इनोसेंट ऑक्सीजन के साथ इनरोल किया और O3 बनाया। अब इस O3 ने NO से रिएक्शन करके NO2 बनाया जो कि आपका पॉइजनस होता है। इसी तरीके से मीथेन की रिएक्शन जब ओजोन के साथ हुई तो फॉर्मेल्डिहाइड बना। एंड गाइस एक्रोलिन की अगर बात करें तो एक्रोनिल आपका क्या करता है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्राइल का फॉर्मेशन करता है जिसको कि हम पेन के नाम से जानते हैं। एंड दिस इज आल्सो अ पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट देखो गाइस, फोटोकेमिकल स्मॉग। क्या होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, दिस टाइप ऑफ स्मॉग रिजल्ट एक्शन ऑफ सनलाइट। जो आपका फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो कैसे बनता है, जब आपके सनलाइट का एक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर होता है।
ठीक है, या फिर आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड पर होता है, तो आपका फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। अब गाइस सवाल ये खड़ा होता है कि हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड आई कहाँ से? तो जो ये आप ऑटोमोबाइल व्हीकल का यूज कर रहे हो या फिर जो इंडस्ट्रीज है उनसे निकलने वाला जो धुआं है वही आपके हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इट हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि अपने पास हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रखते हैं, जिसकी वजह से इनको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं। चलो रिएक्शंस देख लेते हैं। तो गाइस एक बार फिर से वही सेम रिएक्शंस कि आपका ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन इनोसेंट ऑक्सीजन से करेगा तो ओजोन बनेगा, जब आपका NO ऑक्सीजन ओजोन से रिएक्शन करेगा तो NO2 बनेगा। इसी तरीके से जब आपका CH4 ओजोन से रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। अब बात आती है हार्मफुल इफेक्ट की कि जो आपके फोटोकेमिकल स्मॉग है वो किस तरीके का हार्मफुल इफेक्ट शो कर रहा है। तो पहली चीज, इससे आपको कफ हो रहा है, ब्रॉन्चिस हो रहे हैं, इरिटेशंस हो रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। इट कंट्रोल द टाइप ऑफ पॉल्यूशन टू इंजन द ऑटोमोबाइल्स। अगर आप ऑटोमोबाइल को थोड़ा सा कि इंजन को कंट्रोल कर लो तो आप फोटोकेमिकल स्मॉग को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? इट फिटेड विद द कैटालिटिक कन्वर्टर टू चेक रिलीज बोथ ऑक्साइड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर, कि आपके जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जा रही है फिर हाइड्रोकार्बन जा रही है, इसके रिलीज पॉइंट को आप चेक करके। Some plants like weeds, peanuts, xanthopter या फिर cocos या फिर पायरस कैन मेटाबोलाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये कुछ आपके ऐसे पेड़ हैं जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को मेटाबोलाइज करते हैं और इसी वजह से इनका प्लांटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जितना भी आपकी इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ रही है उसको सैचुरेट किया जाए या फिर उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। व्हाट इज स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन? गाइज चलो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन पढ़ते हैं। क्या है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन? ओजोन इज द स्ट्रेटोस्फेरिक। स्ट्रेटोस्फेयर जो ओजोन है वो किस में बनता है? स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है। और कैसे बनता है? बाय द यूवी रेडिएशन, जब आपके यूवी रेडिएशन की रिएक्शन होती है। व्हेन यूवी रेडिएशन एक्ट विद डाईऑक्सीजन, जब आपका यूवी रेडिएशन डाईऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो ओजोन बनता है। क्या बनता है? ओजोन बनता है। ओजोन इज थर्मोडाइनामिकली अनस्टेबल। ओजोन हमारा थर्मोडाइनामिकली अनस्टेबल होता है एंड डिकम्पोज टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को डिकम्पोज करता है। Thus, there exists an equilibrium। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्विलिब्रियम रखता है किसमें? बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। प्रोडक्शन के लिए और ओजोन के डिकम्पोजिशन के लिए ये इक्विलिब्रियम रखता है। जैसे कि रिएक्शन देख लो, जब ऑक्सीजन की रिएक्शन यूवी लाइट से होती है तो आपके इनोसेंट ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, और इनोसेंट ऑक्सीजन जब आपकी वापस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता है तो आपका ओजोन बनता है। नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। व्हाट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन ब्लैंकेट इन द अपर एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द यूवी हार्मफुल रेडिएशन। जो आपके अपर ब्लैंकेट पर ओजोन की लेयर है ये हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है, और कहाँ पर पहुँचने से? अर्थ पर उस हार्मफुल रेडिएशन को पहुँचने से। बट इन रिसेंट ईयर, बट कुछ टाइम से क्या हुआ है, देयर हैव मैनी रिपोर्ट्स ऑफ डिप्लीशन लेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। जो आपका ओजोन की लेयर है उसमें डिप्लीशन होने लगा है, उसका कारण है इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ केमिकल्स हैं जिसकी वजह से ओजोन आपके डिप्लीट होने लगी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सभी आपके ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो गाइज अगर बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, यह इट डिसोसिएट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये आपके लाइट में डिसोसिएट होता है, गिव क्लोरीन फ्री रेडिकल, और हमको क्लोरीन फ्री रेडिकल देता है, विच कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन, और ये ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब क्या होगा इफेक्ट अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो? गाइज दिस लीड टू मैनी डिसीज लाइक सन
एजिंग, ये आपके बहुत सारे डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि आपका स्किन कैंसर, सनबर्न, एजिंग ऑफ स्किन, या फिर कैटरेक्ट यानी कि कहना चाहिए मोतियाबिंद। यूवी रेडिएशंस कैन किल मैनी फोटो प्लांट्स कौन, ये आपके क्या करता है, ये जो आपके रेडिएशन है ये क्या करती हैं, साइटोस्कॉन्स को मारती हैं, है ना, और डैमेज द फिश प्रोडक्टिविटी, और बहुत सारी फिश प्रोडक्टिविटी को भी रोकती हैं। क्लियर। रिएक्शन देखो, जब आपका Cl2CF2 रिएक्शन करता है, डिकम्पोज होकर आपको Cl फ्री रेडिकल और CClF2 देता है। अब ये Cl फ्री रेडिकल जब O3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ClO फ्री रेडिकल और O2 बनेगा। ये ClO फ्री रेडिकल ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से वापस क्रिया करके Cl फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन गैस देता है। नेक्स्ट देखो, इट कैन डिक्रीज मॉश कंटेंट ऑन द सॉइल बाय इंक्रीजिंग इवेपोरेशन ऑफ सरफेस वाटर, ये आपके मॉइस्चर को डिक्रीज करता है। क्लियर। बाय इंक्रीज ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ सरफेस वाटर, जब आपके सरफेस वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है तो यह आपके मॉइस्चर को डिक्रीज करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, यूवी रेडिएशन कैन डैमेज प्लांट, यूवी रेडिएशन प्लांट्स के डैमेज को रोकता है, यूवी रेडिएशन प्लांट्स के को डैमेज करता है एंड फाइबर को डैमेज करता है, कॉजिंग देम फेड फास्टर, किसकी वजह से, फेड फास्टर की वजह से। तो गाइज ये था हमारा पूरा टॉपिक, जिसमें कि हम लोगों ने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ पोल्यूशन को पढ़ने वाले हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड साथ में ग्रीन केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चे, अभी के लिए बस इतना ही। आपने क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है और अड्डा 24/7 स्कूल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।